बैटल थ्रू द हेवेंस की सोसम सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं फर्स्ट टाइम दो दोधी को और साथ ही जेवन रिफाइन करने वाले बोधिसत्व ट्री को। तो चलो यार ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मिस जेवन को दिखाया जाता है जो कि इस टाइम पे एक अलग रियलम के अंदर आ चुका था और अभी उसके सामने मौजूद होता है एक 100 फुट बड़ा बोधिसत्व ट्री। यार तभी उस ट्री के अंदर से एक ब्राइट लाइट बाहर आती है और उसके अंदर जेवन को दिखाई देता है 1 लाख फुट बड़ा एंशिएंट बोधिसत्व ट्री। लेकिन जेवन इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता बल्कि उसका ध्यान जाता है उस पेड़ के सामने काले कपड़े वाले बंदे के ऊपर जो कि अभी हवा में खड़ा हुआ था। एक औरत जिसे कि सुप्रीम बोला जा सकता है वो उसकी बोल्ट से निकल रहा होता है और इस सुप्रीम ओरे के सामने वो 1 लाख फुट बड़ा बोधिसत्व ट्री बहुत छोटा लग रहा था। और ऐसे अनयूजुअल से सीन को देख के जेवन चला जाता है शौक में और बस उसके मुंह से 2 ही शब्द बाहर आते हैं, वो क्या है दोधी। और अभी जेवन बड़े ध्यान से उस काले कपड़े वाले बंदे को देख रहा होता है और भले ये एक इमेज होती है लेकिन इसकी वजह से जेवन की रूह तक कांप रही थी। और जेवन की ऐसी फीलिंग सिर्फ दोधी के अलावा कौन ही दे सकता है जो कि सिर्फ लेजेंड्स में एग्जिस्ट करते हैं। यार तभी वो जो ब्लैक कपड़ों वाला दोधी होता है वो तुरंत उसे 1 लाख फुट बड़े बोधिसत्व ट्री के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और उस काले कपड़े वाले बंदे को अटैक करते हुए देख बोधिसत्व ट्री भी रिटेलिएट करता है। और अभी बोधिसत्व ट्री फ्राइटनिंग लेवल की वेव्स को एमिट कर रहा था और ऐसी भयानक एनर्जी वेव्स की वजह से वहां का जो पूरा आसमान होता है वो भी कोलैप्स हो जाता है। और उस लाइट क्लस्टर के अंदर ऐसी भयानक लेवल की बैटल को देख के जेवन थोड़ा हैरान हो जाता है और अभी जेवन बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि एक टाइम पे एंशिएंट बोधिसत्व ट्री ने एक दोधी से भी फाइट कर रखी है। यार तभी उस लाइट क्लस्टर के अंदर मौजूद उस काले कपड़े वाले बंदे की स्पीड बढ़ने लगती है लेकिन तभी न जाने कहां से एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स वहां पे अपीयर होती है और ये जो फ्राइटनिंग अटैक होता है उस काले कपड़े वाले दोधी से टकरा जाता है। और जैसे ये टेरिफाइंग अटैक उस काले कपड़े वाले बंदे से टकराता है तो उसके साथ साथ वहां की जो पूरी जगह होती है उसके ऊपर कच्चे उड़ जाते हैं। और जब जेवन उस काले कपड़े वाले दोधी को ऐसे फटते हुए दिखता है तो उसके दिल की धड़कनें रुक जाती है और एकदम से अपीयर हुआ वो भयानक सा अटैक डेफिनेटली एक दोधी ने किया होगा जिसकी स्ट्रेंथ उस काले कपड़े वाले दोधी से बिल्कुल भी कम नहीं रही होगी। और जब उस दोधी के साथ एंशिएंट बोधिसत्व ट्री की पावर भी मिल जाती है तो उस काले कपड़े वाले दोधी को भी डिस्ट्रॉय होना पड़ता है। और ऐसे सीन को देख के जेवन की भैंस गुड़ जाती है और वो अपने मन में कहता है कि दो दोधी वो एक्सपर्ट जो कि कार्यों में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें आज जेवन ने पर्सनली अपनी आंखों से देखा है। और भले ही ये पूरा सीन सिर्फ एक इमेज होती है लेकिन इसके ऑरे की वजह से जेवन की रूह तक कांप गई थी। और इस काले कपड़े वाले दोधी खत्म होने के बाद भी उस लाइट क्लस्टर के अंदर का सीन रुकता नहीं है। अभी चारों तरफ से काली हवा इकट्ठा होने लगती है और जो भी हवा वहाँ पे इकट्ठा होती है वो तुरंत उस बोधिसत्व ट्री के अंदर एंटर कर जाती है। और इस काली हवा के एंटर करने के बाद बोधिसत्व ट्री जिसके अंदर से एक रिफ्रेशिंग ऑरा निकल रहा था उसके अंदर एक डार्क चिल फैल जाती है। और बोधिसत्व ट्री के चेंज होते हुए ऑरे को देख के जेवन शॉक्ड हो जाता है, वो अपने ही ख्यालों में चला जाता है। और इस ब्लैक एयर के एंटर करने के बाद जैसे ऑरे को ये बोधिसत्व ट्री अभी एमिट कर रहा था सेम ऐसे ऑरे को जेवन ने उस एंशिएंट वेस्टर्न रीजन वाले बोधिसत्व ट्री से सेंस किया था। यार तभी वो जो सामने का लाइट क्लस्टर होता है वो डिम होता है, एक अनविजुअल सी चीज में ट्रांसफॉर्म होकर जेवन के सर के अंदर चला जाता है। और तभी जो अनविजुअल सी चीज होती है एक जानकारी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जो कि जेवन के पूरे दिमाग के अंदर फैल चुकी थी। और जैसे जेवन इस इन्फॉर्मेशन को फील करता है तो वो अपनी आंखें बंद करके इसे ऑब्जर्व करने लगता है। और काफी टाइम बाद जेवन अपनी आंखें खोलता है और इस इन्फॉर्मेशन से जेवन को काफी कुछ पता चला था। और भले ये भी जेवन को इस बोधिसत्व ट्री की एज के बारे में पता ना हो लेकिन ये प्योरेस्ट है और इतने सालों से एग्जिस्ट करने के बाद भी ये पेड़ अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप नहीं कर पाया। और हो सकता है कि इतने सालों से एग्जिस्ट करने की वजह से इसकी इंटेलिजेंस कंप्लीट नहीं है। और भले ही फ्यूजन कुछ भी हो लेकिन ये एंशिएंट बोधिसत्व ट्री कंप्लीटली इंटेलिजेंट नहीं है और ये पेड़ बस अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानता है। और जो भी इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये भी उसके ऊपर काउंटर अटैक करेगा। और उस लाइट क्लस्टर के अंदर से जो इमेजेस आ रही थी वो बहुत पुरानी है और उस टाइम पे एक दोधी जो कि सीरियसली इंजर्ड हो चुका था उसने इस बोधिसत्व ट्री की स्पिरिट को रिमूव करने की कोशिश की थी जिससे कि वो अपने आप को हील कर सके। लेकिन उस टाइम पे एंशिएंट बोधिसत्व ट्री और उसका अपोनेंट दोधी मिलके काम करते हैं जिस वजह से उस दोधी को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन वो जो काले कपड़े वाला दोधी था उसने मरते मरते भी एंशिएंट बोधिसत्व ट्री को काफी नुकसान पहुंचा दिया था। और इस नुकसान का इस तरह से पता लगाया जा सकता है कि जेवन ने उस लाइट क्लस्टर के अंदर जो बोधिसत्व ट्री देखा था वो 1 लाख फुट बड़ा था और वहीं अभी के बोधिसत्व ट्री का साइज सिर्फ 10,000 फुट रह गया है। और भले ही एंशिएंट बोधिसत्व ट्री को बहुत हैवी नुकसान का सामना करना पड़ा हो लेकिन फिर भी उस ब्लैक दोधी के नेगेटिव इमोशन खत्म नहीं होते क्योंकि जब वो दोधी मरने वाला था तो उसके नेगेटिव इमोशन एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के अंदर एंटर कर गए थे। और ये वो नेगेटिव इमोशन है जो न जाने कितने सालों से एंशिएंट बोधिसत्व ट्री की स्पीड से मर्ज होने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वो रीजन है जिस वजह से एंशिएंट बोधिसत्व ट्री की बॉडी से एक डार्क और चिली ऑरा निकल रहा था। सिंपल भाषा में बोले तो उस ब्लैक कपड़ों वाले दोधी के नेगेटिव इमोशन इतने सालों से एंशिएंट बोधिसत्व ट्री की स्पीड के ऊपर हावी होते आ रहे हैं और इसी वजह से इसकी स्पीड थोड़ी इविल हो चुकी है और इसी इविलनेस की वजह से वो इल्यूजन्स फॉर्म हुए हैं। और पिछले इतने सालों से न जाने कितने एक्सपर्ट्स इस इल्यूजन का शिकार हो चुके हैं। और अगर जेवन के बोधिसत्व सीड की मिलियर ने एंशिएंट बोधिसत्व ट्री की स्पीड को ना जगाया होता तो जेवन भी उस इल्यूजन के अंदर ही फंस के रह जाता। और अगर अभी कोई इस बोधिसत्व ट्री को ध्यान से डिस्कवर करेगा तो उसे पता चलेगा कि अभी के बोधिसत्व ट्री के पास 2 तरह की स्पिरिट है और उन दोनों में से एक है इसकी रियल स्पिरिट और वहीं वो दूसरी स्पिरिट उस ब्लैक दोधी के नेगेटिव इमोशन से क्रिएट हुई है। और नेगेटिव इमोशन से फॉर्म होने वाली स्पिरिट ही इविल है। खैर तभी जेवन उस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री को देखता है और कहता है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे अंदर से उस इविल स्पिरिट को रिमूव करूं। और जेवन के इन शब्दों को सुनकर वो जो
एंशिएंट बोधिसत्व ट्री होता है वो अपनी टहनियों को हिलाने लगता है और इस सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे कि वो एंशिएंट बोधिसत्व ट्री हाँ बोल रहा है। और एंशिएंट बोधिसत्व ट्री को नोट करते हुए देख ज़ेवन कहता है कि लगता है तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा हाईली सोचते हो और उन नेगेटिव इमोशंस को एक दो दिन छोड़ा है तो मैं इनका क्या ही बिगाड़ सकता हूँ। और अभी ज़ेवन एकदम सच बोल रहा होता है कि कुछ ब्लैक दूधी के नेगेटिव इमोशंस इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उसकी वजह से एंशिएंट बोधिसत्व ट्री की स्पिरिट भी इविल हो चुकी है। और ज़ेवन जो कि 9 स्टार दोस्त पे ये वो ऐसी सिचुएशन में क्या ही कर सकता है। और कहीं अगर वो नेगेटिव इमोशन ज़ेवन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं तो उसके लिए परेशानी और भी बढ़ जाएगी और ऐसा होने पे ज़ेवन अपनी जान गंवा रहा होगा। खैर जब ज़ेवन की ये सब बातें बोधिसत्व ट्री तक पहुंचती है तो एक और लाइट क्लस्टर वापस अपीयर होता है। उस चमकते हुई रोशनी के अंदर एक फ्लेम फॉर्म होती है और तभी एक बोधिसत्व सीड अपीयर होता है। वो फ्लेम उसे रिफाइन कर देती है और जैसे ही वो बोधिसत्व सीड रिफाइन होता है तो एक रिफ्रेशिंग ऑरा फैलता है जो कि तुरंत ही एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के अंदर एंटर कर जाता है। और जैसे ये रिफ्रेशिंग ऑरा एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के अंदर जाता है तो उसके अंदर से फैलने वाली वो डार्क और चिली फीलिंग थोड़ी कम हो जाती है। और इस सीन को देख के ज़ेवन भी शॉक्ड हो चुका था और तुरंत ही उसका ध्यान जाता है अपने हाथ में मौजूद उस बोधिसत्व सीड के ऊपर और वो कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं बोधिसत्व सीड को रिफाइन करके तुम्हारे अंदर के नेगेटिव इमोशंस को एक्सपेल करूं, लेकिन मेरे पास तो ये सिर्फ एक ही बोधिसत्व सीड है, क्या तुम्हारी इससे हेल्प हो जाएगी। और ज़ेवन के इन शब्दों को सुनकर वो जो पूरा बोधिसत्व ट्री होता है वो ट्रैम्बल होने लगता है और एट द सेम टाइम कई लाइट के क्लस्टर ज़ेवन की तरफ शॉट हो जाते हैं। उसके सामने हवा में आके सस्पेंड हो चुके थे और जब वो लाइट के क्लस्टर डिम होते हैं तो ज़ेवन के सामने जो चीज अपीयर होती है वो देख के ज़ेवन शॉक्ड हो जाता है। वो देखते हैं कि उसके सामने कई सारे बोधिसत्व सीड मौजूद है और जिस तरह से क्लस्टर की तरह चमक रहे हैं ये डेफिनेटली उसके वाले बोधिसत्व सीड से कहीं गुना प्योर है। और जब ज़ेवन अपने सामने मौजूद क्रिस्टल क्लियर बोधिसत्व सीड्स को गिनता है तो उसे पता चलता है कि ये टोटल 24 बोधिसत्व सीड्स हैं। और भले ये बोधिसत्व सीड्स बोधिसत्व हार्ट जितने रेयर नहीं है लेकिन फिर भी इन्हें कंज्यूम करने के बाद दूसरे में एडवांस करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इन हाई क्वालिटी के बोधिसत्व सीड की तो बात ही छोड़ो, ज़ेवन के हाथ में जो इनप्योर बोधिसत्व सीड है यही कहीं पावरफुल एक्सपर्ट्स का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए काफी होगा। लेकिन ये बोधिसत्व सीड जो कि बाहरी दुनिया में एक्सट्रीमली रेयर है ऐसे भी ज़ेवन के सामने 24 अपीयर हो चुके हैं और अभी ज़ेवन की ऐसी इच्छा हो रही होती है कि वो इनसे भी बोधिसत्व सीड्स को हासिल करने के बाद यहाँ से भाग जाए। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि ज़ेवन की सेंस ऑफ रीजनिंग अभी भी जिंदा होती है क्योंकि भले इस बोधिसत्व ट्री की स्प्लिट अभी 2 भागों में डिवाइड हो चुकी हो लेकिन फिर भी उसे ज़ेवन जैसे 100 एक्सपर्ट्स को खत्म करने में 1 सेकंड का ही टाइम लगेगा। और उस रियल जैसे इल्यूजन को एक्सपीरियंस करने के बाद ज़ेवन को समझ आ चुका था कि ये एंशिएंट बोधिसत्व ट्री कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि इसकी स्प्लिट कंप्लीट नहीं है वरना दुखी कॉन्टिनेंट में ऐसे एक्सपर्ट्स को ढूंढना जो कि इससे फाइट कर सके वो 5 से ज्यादा नहीं है। ज़ेवन देखते हैं अपने सामने मौजूद बोधिसत्व सीड को और भले ही उसकी प्रॉपर्टी ना हो लेकिन जब वो इमेजिन करता है कि इन सभी को हेवनली फ्लेम का यूज करके रिफाइन करना है तो उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है और वो कहता है कि बोधिसत्व सीड्स को रिफाइन करके नेगेटिव इमोशंस को एक्सपेल करना ये तरीका बहुत ही ज्यादा बेकार है। और ज़ेवन के चेंज होते हुए एक्सप्रेशंस को देख के वो एंशिएंट बोधिसत्व ट्री अपनी टहनियों को हिलाने लगता है और इस सीन को देख कैसे लगता है जैसे कि वो अभी ज़ेवन से रिक्वेस्ट कर रहा हो। और एंशिएंट बोधिसत्व ट्री को छोटे बच्चे की तरह बिहेव करते देख ज़ेवन भी थोड़ा हेल्पलेस फील करता है और एंड में जाके उसके पास भी अपने सर को हाथ मिलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। खैर जैसे ज़ेवन अपने हाथों को फैलाता है तो उसकी पर्पल फ्लेम बाहर आती है और तभी ज़ेवन अपने सामने से एक बोधिसत्व सीड को उठाता है और उसे हेवनली फ्लेम के अंदर डाल देता है। और इस बोधिसत्व सीड के अंदर एक बहुत पावरफुल एनर्जी मौजूद होती है और इसी वजह से रिफाइन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है और इसी रीजन की वजह से रिफाइनमेंट तकरीबन आधे घंटे तक चलती रहती है जिसके बाद जाके वो जो बोधिसत्व सीड होता है वो एक लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जब आधा घंटा और गुजरता है तो एमोरल्ड सा लिक्विड तुरंत ही एक रिफ्रेशिंग एयर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एट द सेम टाइम ये रिफ्रेशिंग एयर उस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के अंदर एंटर कर जाती है और ऐसी रिफ्रेशिंग हवा को सेंस करके एंशिएंट बोधिसत्व ट्री की बॉडी कांपने लगती है और थोड़ी देर के बाद उस एंशिएंट ट्री से काला धुआं बाहर आता है और ये काला धुआं तुरंत ही अपने आप डिसअपियर हो जाता है और उस काले धुएं को गायब होते हुए देख ज़ेवन एक चैन की सांस लेता है। इसके बाद वो अपनी जगह भी बैठ जाते हैं और ज़ेवन ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस बोधिसत्व ट्री को रिफाइन करने में इतनी सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा और ज़ेवन के बिग स्ट्रेंथ के साथ भी उसकी बॉडी की दुबी की इस पूरी रिफाइनमेंट प्रोसेस को सपोर्ट नहीं कर पाती। यार तभी ज़ेवन अपने माथे के पसीने को पहुंचते हुए बोधिसत्व ट्री को देखते हुए कहता है कि मैं और आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता और मुझे कुछ टाइम के लिए रेस्ट करना होगा। और ज़ेवन कैसे रुकते हुए देख उस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री की टहनियां फिर से कांपने लगती है और एक हरे कलर की लाइट उसकी बॉडी से बाहर आती है और ये एक ग्रीन फोटोन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है मतलब एक हरे कलर की चटाई में। और तभी उस एंशिएंट ट्री के अंदर से एक टहनी बाहर आती है जो कि ज़ेवन को ऊपर उठाकर उस हरे कलर की चटाई के ऊपर रख देती है और जैसे ज़ेवन की बॉडी उस हरे कलर की फोटोन से टच होती है तो उसका पूरा शरीर कांप जाता है और किसी सैलाब की तरह वेव आफ्टर वेव भयानक लेवल की प्योर एनर्जी ज़ेवन की बॉडी के अंदर एंटर करती है और अभी ज़ेवन को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसकी बॉडी के सारे पोर्स खुल चुके हो और ये जो प्योर एनर्जी लगातार ज़ेवन की बॉडी के अंदर जा रही थी इसकी वजह से ज़ेवन की बॉडी के अंदर से क्रैक क्रैक के साउंड सुनाई देते हैं और इस प्योर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ज़ेवन फील करता है कि वो बहुत तेजी से रिकवर हो रहा है और ऊपर से उसकी बॉडी के अंदर जो दुबई की मौजूद होती है वो पहले से और भी डेंस हो चुकी थी और अपने बॉडी में होते वैसे चेंजेस को फील करके ज़ेवन कहता है कि ये बोधिसत्व ट्री सच में बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग है और इस एंशिएंट ट्री के अंदर की एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर है और इसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब करने के लिए ज़ेवन को इसे रिफाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल भाषा में बोलो तो ये बोधिसत्व ट्री किसी
किसी दुर्गी के फाउंटेन की तरह है और जब तक ये ज़्याविन के आसपास रहेगा तो उसे दुर्गी की कोई भी कमी नहीं होने वाली। लेकिन सबसे खतरनाक चीज ये भी नहीं है बल्कि इसकी जो प्योर एनर्जी होती है वो बॉडी की क्वालिटी को बढ़ा देती है। एग्जाम्पल के तौर पर ज़्याविन की जो बॉडी है उसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट में दुर्गी एब्जॉर्ब हो सकती है। लेकिन जब ज़्याविन इस बोधिसत्व वो ट्री की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अभी बोधिसत्व ट्री ने ज़्याविन की दुर्गी स्टोरेज को बढ़ा दिया है और ये काफी खतरनाक एबिलिटी है। और अगर ये कैपेसिटी ऐसी बढ़ती रहती है तो फिर ज़्याविन के लिए दुर्गी सेंग में एडवांस करना कोई बड़ी बात नहीं होगी और दो सेंग में एडवांस करने के लिए लोगों को जिन डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है वो इस चीज की वजह से काफी कम हो जाएगी। और जब ज़्याविन इस प्योर एनर्जी की वजह से शॉक फील कर रहा होता है तभी वो बोधिसत्व ट्री एक बार फिर से अपने टहनियों को हिलाने लगता है और इस सीन को देख कैसे लगता है जैसे कि वो एंशिएंट ट्री कहना चाहता हो कि ज़्याविन जल्दी से उसे रिफाइन करने की प्रोसेस कंटिन्यू करे। यार इस सीन को देख के ज़्याविन कहता है कि लगता है मेरी मेहनत बेकार नहीं जाने वाली और ये कहने के बाद वो बिना किसी चीज की परवाह किए अपनी हेवली फ्लेम को रिलीज कर देता है और एक और बोधिसत्व सीड इसके अंदर डाल दिया जाता है। और अभी ज़्याविन को अपने दुर्गी के एग्जॉशन की परवाह करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि जब उसकी दुर्गी दोबारा से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो बोधिसत्व ट्री उसे रिकवर करने में उसकी हेल्प करेगा और ऊपर से उसकी दुर्गी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और ऐसे होने वाले बेनिफिट्स की वजह से ज़्याविन के लिए रिफाइनमेंट से होने वाली थकान कुछ भी नहीं थी और अभी ज़्याविन भी एकदम पागलपन वाले मोड में आ चुका था और उसका जो हाथ होता है वो एक कर्डन की तरह काम कर रहा होता है। और जैसे हेवली फ्लेम का टेम्परेचर बढ़ रहा था तो ज़्याविन की बॉडी के अंदर की जो दुर्गी होती है वो शॉकिंग तरीके से गायब हो रही थी और ऐसी खतरनाक रिफाइनमेंट की वजह से एक और बोधिसत्व सीड रिफ्रेशिंग एयर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और तभी जो रिफ्रेशिंग एयर होती है हेवली फ्लेम से राइज होती है और तुरंत उस एंशिएंट ट्री के अंदर एंटर कर जाती है और रिफ्रेशिंग एयर एंटर करने के बाद उस एंशिएंट ट्री की टहनियों से एक बार फिर से ब्लैक फॉग बाहर आती है जिसके बाद ये डार्क ब्लैक फॉग दोबारा से डिसअपियर हो जाती है और इस काले धुएं को गायब होते हुए देख वो एंशिएंट बोधिसत्व ट्री काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जैसे ही वो अपनी टहनियों को हिलाता है तो एक एक्सट्रीमली पावरफुल प्योर एनर्जी ज़्याविन की बॉडी के अंदर एंटर करती है और एट द सेम टाइम ज़्याविन की जो टाइटनेस होती है वो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। और जब ज़्याविन सेंस करता है कि उसकी बॉडी और भी पावरफुल दुर्गी से भर चुकी है तो उसका आसमान की तरफ देख के हंसने का मन करता है लेकिन तभी वो एक और बोधिसत्व सीड को पकड़ता है और उसे हेवली फ्लेम के अंदर डाल देता है। और ये स्पेस रियलम जिसके अंदर चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी इसके अंदर टाइम का कोई भी कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं होता और इसी वजह से ज़्याविन को सिर्फ ये याद रहता है कि इस बोधिसत्व ट्री ने तकरीबन 20 बार उसकी बॉडी को दुर्गी से रिफिल किया है और बोधिसत्व सीड का जो पहला पूरा बैच था उसे भी ज़्याविन ने रिफाइन कर डाला था। लेकिन ये इतने सारे बोधिसत्व सीड भी उस ब्लैक दोधी के सारे नेगेटिव इमोशंस को रिमूव नहीं कर पाते और इसी वजह से जैसे ज़्याविन के सामने से वो सीड्स खत्म होते हैं तभी ज़्याविन के सामने तकरीबन 10-12 बोधिसत्व सीड दोबारा से अपीयर होते हैं और इतने सारे बोधिसत्व सीड्स को रिफाइन करने के बाद जिन्हें देख के बाहरी दुनिया में लोग पागल हो जाएंगे अब ज़्याविन को काफी नॉर्मल लगते हैं। लेकिन जब ज़्याविन इन बोधिसत्व सीड्स कितनी खतरनाक लेवल की रिफाइनमेंट कर रहा होता है तो इससे मिलने वाले बेनिफिट्स भी कोई कम नहीं होते और इससे मिलने वाले फायदों की वजह से ज़्याविन की दुर्गी की स्टोरेज कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अभी उसकी दुर्गी की प्योरिटी भी कई गुना बेटर थी। खैर ऐसी खतरनाक रिफाइनमेंट काफी टाइम तक चलती रहती है और इस टाइम के दौरान ज़्याविन बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करता और अभी ज़्याविन के लिए ये चीज एक रूटीन बन चुकी थी और जैसे वो एक बोधिसत्व सीड को उठा के रिफाइन करता था तो उसके अंदर एक रिफ्रेशिंग एयर तुरंत ही एंशिएंट ट्री के अंदर एंटर कर जाती थी और बिना रुके ये साइकिल ऐसे चलता रहता है और ये रिफाइनमेंट काफी लंबे टाइम तक चली थी। और एक टाइम के बाद जैसे ज़्याविन अपने हाथ को आगे बढ़ा के बोधिसत्व सीड को पकड़ने वाला होता है तो वो सिर्फ हवा को ग्रैब कर पाता है और तभी ज़्याविन देखता है कि वो ऑलरेडी सारे के सारे बोधिसत्व सीड्स को रिफाइन कर चुका है और इस सीन को देख के ज़्याविन अपने सर को हिलाता है जिसके बाद वो देखता है सामने के एंशिएंट बोधिसत्व ट्री को और तभी उसे वो हल्की सी डार्क ब्लैक फॉग भी दिखाई देती है जो कि उस एंशिएंट ट्री से बाहर आती है और जैसे ही डार्क ब्लैक फॉग गायब होती है तो एंशिएंट ट्री के अंदर से बजिंग साउंड सुनाई देते हैं और तभी उसके अंदर से एक ग्रीन कलर की लाइट बाहर आती है जो कि तुरंत ही कहीं हरी किरणों में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और इन हरे कलर की किरणों की वजह से जो लाइफ फोर्स यहाँ पे मौजूद थी जो कि पहले से बहुत ज्यादा डेंस होती है उसकी इंटेंसिटी और भी बढ़ जाती है। खैर तभी ज़्याविन अपने सामने के बोधिसत्व ट्री को देख के कहता है कि क्या वो सारे के सारे नेगेटिव इमोशंस रिमूव हो चुके हैं और अभी अपने सामने मौजूद ज़्याविन को बोधिसत्व ट्री और भी एमराल्ड ग्रीन लगता है और साथ ही इसके अंदर से जो पहले डार्क चिली फीलिंग फैल रही थी वो भी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वेल अब हम भी यहाँ से गायब हो जाते हैं यानी कि हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें देखने को मिलेंगे इस बोधिसत्व ट्री के 3 ट्रेजर्स और साथ ही ज़्याविन जिस चीज के लिए यहाँ पे आया यानी कि वो बोधिसत्व हार्ट वो भी ज़्याविन को मिल जाएगा और ऊपर से इसके नेक्स्ट पार्ट में ज़्याविन का पावर लेवल भी बढ़ने वाला है क्योंकि ज़्याविन ब्रेक थ्रू करेगा हाफ बेंशिंग लेवल में। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो कर दो लाइक और अगर आप लोग चैनल पे नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना और हाँ कमेंट्स वगैरह भी कर दिया करो यार ताकि वीडियो की रीच वगैरह बढ़ जाए। तो चलो यार इस वीडियो करते यहीं पे एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।